तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप माँ बाप यार एक जहनी सुकून मिलता है। उनके अंदर जो है ना रवानगी में फैल चुका ही है। इसको ना खाने से नींद सी आती है, बस काम में दिल नहीं लगता, जिस्म सुस्त होता है। इसको खाते रहेंगे तो सेट रहेंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब 15 वाले आते हैं, उनके रोज़ के हफ्ते के 1000 रुपये हैं, वो 1000 ले आते हैं। अब शाइन वाले उनके 4000 रुपये हैं। एक मोबाइल जो थी पुलिस की, वो एक हादसे में उलट गई थी, तो उससे फिर ये गुटखा और मावा ये चीज़ें निकली थी। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों की स्मगलिंग में और उसकी सहूलतकारी में कहीं ना कहीं महकमा पुलिस के लोग मुलव्विस हैं। कुछ लोग जिनके पास हर वक्त एक पुड़िया रहती है, जबान होते हुए इशारों से बात करते हैं और अगर बोलना पड़ जाए तो पहले थूकते हैं। ऐसा कोई ना कोई हमारे घर, ऑफिस या खानदान में जरूर होता है। ये तो सभी जानते हैं कि गुटखा और मावा बेचना जुर्म है, मगर फिर भी हर जगह आसानी से मिल जाता है। कई रेड्स भी पड़ी, बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए, बड़े बड़े ऐलानात भी हुए और आज भी इस पर बैन है, लेकिन आज भी ये बेचा जा रहा है। कैसे? आज आपको इस छोटे से पैकेट के पीछे छुपे बड़े बड़े लोगों के धंधे भी दिखाएंगे और ये सिस्टम कैसे काम करता है ये भी एक्सपोज करेंगे। थिंक क्राइम के साथ मैं हूं बिलाल शाह। अब ये सेटिंग होती है थानों से, पुलिस वालों से। अब किसी के कुछ पैसे बंधे हुए हैं कि रोज़मर्रा के, किसी के 1000 हैं, किसी के 500 हैं। जब ये चीज गैर कानूनी है, इस पर पाबंदी है, तो ये मिलती कहां से है? कौन बनाता है, कौन बेचता है और सबसे अहम, कौन इसे तहफ़्फ़ुज़ देता है? मैंने फैसला किया कि इन तमाम सवालों का जवाब मैं खुद तलाश करूंगा और ये तफ्तीश मुझे वहां ले गई जहां ज्यादातर लोग नहीं जाते। यहां से शुरू होता है वो नेटवर्क जो पूरे शहर को सप्लाई करता है। ये छालिया मार्केट है, बाज़ाहिर एक आम बाजार, लेकिन यहीं से उस जंजीर की पहली कड़ी मिलती है। इस मार्केट में मैंने दुकानदारों से बात की, कुछ खुलकर बोले, कुछ ने एहतियात बरती, मगर जितना बोला उतना मेरे लिए काफी था। मसलन स्मगलिंग का माल आ रहा है, वो आपसे इधर उधर से, मसलन वो स्मगल होकर आपको पता है बलूचिस्तान से आ रहा है, तो वो पूरे पाकिस्तान में वो डिवाइड हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे जोड़िया बाजार का जो बिजनेस है सारा, वो 10% से भी कम रह गया। और यहाँ से तफ्तीश ने एक नया मोड़ लिया, हब की तरफ। छालिया यहीं से स्मगल होकर कराची में दाखिल होती है और फिर पूरे शहर में फैल जाती है। ये कोई छोटी मोटी स्मगलिंग नहीं, ये एक मुनज़्ज़म रोड है जो सालों से चल रहा है और इस पर कभी संजीदगी से हाथ नहीं डाला गया। खैर, इसके बाद अगला मरहला था ये देखना कि ये चीज़ बनती कहाँ है। ये एक मुकामी फैक्ट्री है जहाँ ये बैनशुदा चीज़ तैयार की जाती है। हमने फैक्ट्री के मालिक से राब्ता किया और इसका बाज़ाब्ता मौक़िफ़ मांगा, लेकिन इसने बात करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक और फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले एक मुलाजिम ने अपनी शिनाख्त मुकम्मल तौर पर छुपाने की शर्त पर हमें बताया कि ये कारोबार अंदर से कैसे चलता है। अब ये सेटिंग होती है थानों से, पुलिस वालों से। अब किसी के कुछ पैसे बंधे हुए हैं कि रोज़मर्रा के, किसी के 1000 हैं, किसी के 500 हैं। मीडिया वाले भी आते हैं, वो अलग अलग चैनल का बताते हैं कि हम फलाने चैनल से हैं, हम इस चैनल से हैं। हफ्ता इनका किसी का नहीं है, सिर्फ हफ्ता ये जाता है, ये अपने थाने में ही जाता है इनका। एक बात जो इस बयान में सबसे ज्यादा परेशान कुन थी, वो ये कि फैक्ट्री पहले भी पकड़ी जा चुकी है और फिर भी आज तक चल रही है। ये सवाल जहन में लेकर मैं आगे बढ़ा, अगर ये सब मालूम है तो कोई इसे रोकता क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने राब्ता किया उन सीनियर सहाफ़ियों से जो बरसों से कराची के क्राइम बीट पर गहरी नज़र रखते हैं। गुज़िश्ता दिनों का वाक़या है जब इंटीरियर के इलाके में एक मोबाइल जो थी पुलिस की, वो एक हादसे में उलट गई थी, तो उससे फिर ये गुटखा और मावा ये चीज़ें निकली थी। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों की स्मगलिंग में और उसकी सहूलतकारी में कहीं ना कहीं महकमा पुलिस के लोग मुलव्विस हैं। छालिया का बिजनेस जो है उसमें कस्टम की भी बनाती है। बात है आप कानूनी हो या गैर कानूनी हो, छापा मारा जाता है तो छालिया और गुटके से जोड़ दिया जाता है, इसमें पुलिस की कमाई का जरिया निकल आता है। गुटके और मावे की पूरे शहर में सर्कुलेशन, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। यानी सख्ती तो है, लेकिन अगर पुलिस इसमें हकीकतन जेन्युइनली बड़े इक़दाम उठाए तो इस काम को रोका जा सकता है। उनका जवाब सीधा था, ये कारोबार सिर्फ एक वजह से चल रहा है, तहफ़्फ़ुज़। ये इल्ज़ाम संजीदा है और संजीदा इल्ज़ाम को सिर्फ बातों पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हमने खुद सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया।
लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर पकड़ हो भी जाए, फैक्ट्री सील हो, माल जब्त हो, तो फिर यही लोग दोबारा कारोबार कैसे शुरू करते हैं? मैंने ये सवाल एक वकील के सामने रखा जो बरसों से इस तरह के मुकदमात देख रहे हैं। 2019-20 में ये एक्ट सिंध असेंबली से पास हुआ था, गुटखा मावा एक्ट के से। गुटखा बनाना, इसको स्टॉक करना, इसको बेचना और इसको नकल हरकत, इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी और जो ये अमल करेगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर रखा था। असल में हमारे यहाँ कानून होने के बावजूद इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना प्रॉपर तरीके से, या फिर हमारे यहाँ रैकेट एक अलग से तैयार होना कि उस रैकेट के ज़रिए काम करवाना, या रिश्वत सतानी के रिश्वत दिया जा रहा है, तो इस वजह से कानून में अमल दरामद हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा। मतलब साफ है, कानून मौजूद है लेकिन इस कानून को कमज़ोर करने के रास्ते भी मौजूद हैं। अगर फर्स्ट टाइम पे कोई पकड़ा जाता है उसको 3 साल की सज़ा है और जो है फ़ाइन भी है, बट अगर सेकंड टाइम दोबारा अगर पकड़ा जाता है तो उसकी जायदाद भी ज़ब्त हो सकती है अगर वो प्रूफ करने में नाकाम हो गया कि ये जो इसने जायदाद बनाई है ये इसी गैर कानूनी अमल से बनाई है। और वो रास्ते अक्सर उन्हीं लोगों के लिए खुले होते हैं जिनके पास पैसा और ताल्लुकात हो। सामान भी ले गए थे सब मावे जो पैकेट थे जितने भी, तो अफसर के सामने खड़ा करा, अफसर ने बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि सही है भाई, हमारे रोज़ के 7 मावे हैं, ये बंदा आया करेगा लेने के लिए, आप इसको दे दिया करें। अब इसके अलावा अफसर के अलावा और भी कोई सिपाही है, अब किसी का 1 मावा है, किसी के 2 मावे हैं। अब 15 वाले आते हैं, उनके रोज़ के हफ्ते के 1000 रुपये हैं, वो 1000 ले आते हैं। अब शाइन वाले हैं, उनके 4000 रुपये हैं। दरअसल ये पूरा एक नेटवर्क होता है। जब आप कोई भी गलत काम करते उसमें पुलिस भी होती है, इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं और वहीं सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग उसमें फिर शामिल हो जाते हैं। तिबी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 16,000 नए ओरल कैंसर केसेस सामने आते हैं, यानी हर घंटे एक नया मरीज। जब ये नंबर आपके सामने आते हैं तो एक चीज़ साफ हो जाती है, ये कोई छोटा मसला नहीं, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसे सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कितने नौजवान बच्चे जो बेड पर पड़े हुए बेचारे और मुंतज़िर हैं इस बात की कि कहीं से पैसा आ जाए तो उनका इलाज हो जाए। ये कराची के एक सरकारी अस्पताल का कैंसर वार्ड है। रोज़ नए मरीज आते हैं, इनमें से अक्सर मरीजों को खुद नहीं पता होता कि ये बीमारी इन तक पहुंची कैसे, मगर इस वार्ड तक पहुंचने वाले ज़्यादातर मरीजों को बहुत देर हो चुकी होती है। मैं यहाँ कई दिन आया, हर बार एक नया चेहरा, एक नई कहानी, मगर कहानी के पीछे की वजह हर बार एक ही मिली। डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादातर केसेस की वजह बाहर से नहीं आती, बल्कि पेशेंट्स रोज इस बीमारी की जड़ को अपने हाथ से अपने मुंह में डालते हैं। ये पेशेंट जो है, इनकी हिस्ट्री होती है कि 5 साल 10 साल 15 साल इनको जो है ना गुटके मावे मेन पूरी और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स हैं जो कि जिन चीज़ों के ये लोग आदी होते हैं, उसके बाद ये हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन कंप्लेन डिफरेंट होती है। सबसे पहले ये हमारे पास आते हैं कि कुछ लोगों का मुंह नहीं खुल रहा होता। ये बीमारी और इसकी वजह कोई नई बात नहीं, ये बरसों से हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आदादो शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि मामला कितना संगीन हो चुका है। अस्पताल से निकलकर मैं एक शख्स से मिलने गया जो सालों से गुटखा खा रहा था। बज़ाहिर तो ये अपनी दुकान पर रोज बैठता है, काम करता है, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन ये बुरी आदत इसे कैंसर के मर्ज तक ले आई। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आप एक दफ़ा सिटी स्कैन करवा लेना कंट्राट, उसके अंदर जो है मुझे ये डायग्नोज हुआ। तो उस वक्त, तो उससे पहले जो मैंने इलाज करवाया तो बिना सिटी स्कैन वगैरह के दवाइयों से ही वो मेरा इलाज हो गया था, वो ख़त्म हो गया था मामला। और उसके बाद ये जब दोबारा हुआ तो फिर ये बाकायदा कैंसर डायग्नोज हुआ और मैं अब कैंसर वाला इलाज करवा रहा हूँ। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक वार्निंग थी उन सभी लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। हर केस के पीछे एक ख़ानदान होता है जो ज़िंदगी भर उस नुकसान के साथ जीता है। हम्माद के वालिद भी गुटखा खाते थे और आज इस दुनिया में नहीं। अपने से ज़्यादा तो घर वाले परेशान होते हैं। फिर इसमें तो मामला ये है ना कि आपको जो खुराक दी है ना बनाना तो घर वालों ने, आप तो खुद जाके थोड़ी ये सारी मेहनत करते हो, ये मामला करते हो। तो उनके लिए थोड़ा सा एहसास करें उनका और उनके लिए ये चीज़ छोड़ें। ये सिर्फ एक ख़ानदान की कहानी नहीं, बल्कि उन हज़ारों ख़ानदानों की कहानी है जो खामोशी से ये नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि जो चीज़ उनके प्यारों को कब्र तक ले गई वो आज भी खुले आम बिक रही है, उसी गली में, उसी चौक पर जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। सबसे पहले सप्लाई चेन पर हकीकी कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों को पकड़ना काफ़ी नहीं,
जब तक फैक्ट्री और स्मगलिंग रूट बंद नहीं होता, सड़क पर बिकने वाली चीज रुकेगी नहीं। दूसरा, मुताल्लिका इदारों का एहतिसाब। जब तक वही इदारा जो रोकने के लिए बना है खुद इस कारोबार से फायदा उठा रहा है, कोई भी कानून काम नहीं करेगा। इसके लिए आज़ाद निगरानी और सख्त अंदरूनी एहतिसाब जरूरी है। तीसरा, स्कूलों और नौजवानों तक रसाई रोकना। जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वहां सबसे कम तवज्जो दी जा रही है। तालीमी इदारों के करीब फरोख्त पर सख्त तरीन सजा होनी चाहिए, महज जुर्माना नहीं। चौथा, इलाज और आगाही तक रसाई। जो लोग पहले ही इस आदत का शिकार हैं, इनके लिए सस्ता और करीबी इलाज, और इन खानदानों के लिए मदद जो ये सब झेल चुके हैं। ये कोई मुश्किल मुतालबात नहीं, ये बुनियादी जिम्मेदारी है उस रियासत की जिसने इसे पहले ही बैन करार दिया है। सवाल सिर्फ ये है कि लिखे हुए कानून को नाफिज करने की नीयत कब आएगी। तो अब सोचो, एक चीज जिस पर पाबंदी है, जो कैंसर वार्ड भरती है, जो खानदान उजाड़ती है, वो चीज आज भी गली गली बिकती है, क्योंकि इसे बनाने वाला महफूज, बेचने वाला महफूज और पकड़ने वाला खुद खरीदा जा चुका है। ये सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो हर सतह पर इस कारोबार को तहफ्फुज देता है, कानून से लेकर थाने तक, फैक्ट्री से लेकर अदालत तक। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलता, अगला मरीज कोई भी हो सकता है, शायद आप या आपका कोई अपना। अगर आज आपने ये वीडियो देखी है तो एक काम करें, ये बात आगे पहुंचाएं, क्योंकि खामोशी इस कारोबार का सबसे बड़ा सरमाया है।